डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ और इसमें हमने देखा था कि इस मॉलिक्यूलर वेलोसिटी पर ताप का, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन है गति पर ताप का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, ये मैक्सवेल ने बताया कि अगर कोई गैस सैंपल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी c से c+dc के बीच में है, वो हमने गैस सैंपल या एक फ्रैक्शन लिया है मॉलिक्यूल्स का और वो c वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। उसके लिए एक ताप पर, सपोज T1 टेम्परेचर पर है, उसमें लास्ट टर्म में हमने देखा था कि वो मॉलिक्यूल की जो फ्रैक्शन है और उनकी गति है, उसमें अगर ग्राफ प्लॉट करें तो वो मॉलिक्यूल जिनकी गति कम है वो फ्रैक्शन कम होगा। जैसे जैसे गति बढ़ाते जाते हैं अणुओं की संख्या भी बढ़ते जाती है। मतलब जैसे जैसे हम ज़्यादा वेलोसिटी के मॉलिक्यूल देखते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होते जाती है। तो इनिशियली ये ग्राफ इस तरह से राइज करता जाता है और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से, जिस गति से मूव करते हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है सॉरी। तो किसी सैंपल में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं ये वेलोसिटी कहलाती है प्रायिकतम वेग या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। प्रायिकतम वेग, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो किसी भी गैस सैंपल में एक ताप पर जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता गया और जैसे जैसे और वेलोसिटी बढ़ती जाती है मॉलिक्यूल का नंबर फिर कम होते जाता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होते जाते हैं। इसी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का या इसी गैस सैंपल का अगर हम ताप बढ़ा के और फिर से दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं, T2 टेम्परेचर मीन्स T1 से T2 ज़्यादा है, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, हमने उस गैस सैंपल का ताप बढ़ा दिया। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या देखते हैं, ये सारा का सारा कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। टेम्परेचर को अगर हम और बढ़ा दें तो ये कर्व और ज़्यादा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है और इसकी जो हाइट है ये भी कम हो जाती है, ये कर्व जो है। और यहाँ से कर्व पहले थोड़ा सा शार्प था और अब ये ब्रॉडन हो जाता है, जो चौड़ा सा कर्व हो जाता है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल्स का ताप बढ़ाते जाते हैं उन अणुओं का वेग जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया या अणुओं का वेग जो है वो इंक्रीज़ होते चले जाता है। जैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पहले ये था, ये इस वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स जो थे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। अब जब हमने ताप को बढ़ा दिया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर हम इस थर्ड ग्राफ में देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी से मूव करने लग गए। मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मान था वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, इंक्रीज़ हो गया। लाइकवाइज हम ये भी देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू तो बढ़ गई, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ तो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले से कम हो गए। ताप बढ़ाने पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को जो मॉलिक्यूल पजेस कर रहे थे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं, दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। प्रायिकतम वेग क्या हो गया, वो वेग जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेग से, जिस गति से मूव करते हैं, चलते हैं, वो वेग प्रायिकतम वेग कहलाता है। तो ताप बढ़ाने पर इस प्रायिकतम वेग का मान तो बढ़ गया, यहाँ से यहाँ हो गया, इस साइड वेलोसिटी ज़्यादा है तो Cx से Cy हो गया, इंक्रीज़ हो गया। लेकिन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेलोसिटी से मूव कर रहे थे वो इतने सारे थे और उसके बाद इन अणुओं का नंबर जो है, मतलब ये जो है Py है और ये Px है। तो Px पहले ज़्यादा था, मॉलिक्यूल्स की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है और ये मॉलिक्यूल की संख्या कम हो गई। तो ताप बढ़ाने पर प्रायिकतम वेग का मान बढ़ गया, लेकिन प्रायिकतम वेग रखने वाले अणुओं की संख्या कम हो जाती है। तो सारा का सारा ग्राफ जो है वो भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो इससे ये देखने में आया कि किसी भी गैस सैंपल का या फ्रैक्शन के जब हम ताप
के आधार पर उनके मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ को स्टडी करते हैं तो अणुओं का वेग बढ़ता है लेकिन अणुओं की संख्या कम होते जाती है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो वैसे भी देखिए कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो ये है जो कि ये ग्राफ जो है वो एसिम्प्टोटिक ग्राफ है, मतलब अगर सिम्प्टोटिक ग्राफ होता है वो इस तरह से जितना इस साइड है उतना ही इस साइड होगा और ये बीच में है, मतलब यही इसका एवरेज हो जाएगा, यही इसका मीन हो जाएगा। एसिम्प्टोटिक ग्राफ है मीन्स एक साइड उसका ढलान कम है और दूसरे साइड ज़्यादा ढलान है, मतलब इसका एवरेज ये बीच नहीं होगा, ये सारी वेलोसिटीज़ को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ़ वेलोसिटीज़ से डिवाइड कर दे वो उसका मीन आएगा। तो मीन जो है वो इसका लगभग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से ज़्यादा होता है। यहाँ पर इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो उससे ज़्यादा होती है और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो उससे भी ज़्यादा होती है। अगर ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ये एवरेज वेलोसिटी होगी और ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी। वेग वर्ग माध्य मूल वर्ग माध्य मूल वेग जो है वो उससे भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी एवरेज वेलोसिटी उससे ज़्यादा हो जाती है, मतलब एवरेज वेलोसिटी भी बढ़ जाती है और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। और अगर अणुओं की संख्या देखें, ये एरिया देखें तो देखिए पहले ये इतना एरिया था, अगर इस वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी और इसके लिए इस ग्राफ के लिए देखें तो पहले ये एरिया था और ताप बढ़ाने पर ये सारा का सारा एरिया इंक्लूड हो गया, मतलब अणुओं की संख्या फ्रैक्शन जो है वो बढ़ गया। मतलब ताप बढ़ाने पर ज़्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटीज लेस देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये तो डिक्रीज हो गया एंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटी हायर देन CMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से ज़्यादा से जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उनका नंबर इंक्रीज हो गया, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के इधर वाले मॉलिक्यूल की संख्या घट गई और इधर वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ये ग्राफ जो है वो यहाँ पर शार्प ग्राफ था, ये थोड़ा सा नीचे डिक्रीज, इसकी शार्पनेस जो है वो डिक्रीज हो गई विद इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। इट मीन्स दैट देयर इज़ नॉट अ सिंगल वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बट देयर इज़ अ रेंज ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड दिस रेंज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ताप के बढ़ाने पर जो पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, वो दिस कम्स डाउन एंड शिफ्ट्स टू हायर वेलोसिटी साइड। जिधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया मीन्स हायर वेलोसिटी साइड में शिफ्ट हो जाता है। एंड although the most probable velocity increases but the fraction of molecules moving with most probable velocity जो नंबर है that decreases वो कम हो जाता है। ये जो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इसकी यूटिलिटी किस में है कि इस नियम के द्वारा हम जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उनके अध्ययन में हमें बहुत हेल्प मिलती है इससे, क्योंकि इससे पता चलता है इस नियम के द्वारा कि किसी भी गैस सैंपल में जो विशिष्ट गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है या वेग, वो अणुओं की वेग जो है उसमें अणुओं की संख्या कितनी है, कितने अणु किस वेग से गति कर रहे हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। जैसा कि हमने देखा हायर जब टेम्परेचर होता है उस पर कोई एक डेफिनेट वेलोसिटी से मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर पहले ये ग्राफ आ रहा था और ताप बढ़ाया तो ग्राफ राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। इसका मतलब कि अणुओं की संख्या में वृद्धि हो गई हायर वेलोसिटी वाले अणुओं की। वैसे भी आप देखिए सिंपली अगर हम देखें, हम एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आज हमने आपको अचानक से टेस्ट ले लिया तो जो मार्क्स आएंगे, और फिर हमने आपको एनर्जी दी, इट मीन्स हमने आपको पढ़ने का टाइम दिया या हमने और पढ़ाया आपको
आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझा दिया, आप में उसकी समझ आ गई, एनर्जी आ गई, और फिर आपका टेस्ट लेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे ना। लाइकवाइज गैस सैंपल जो है उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, और एनर्जी इंक्रीज़ होने से उनकी वेलोसिटीज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है। उन अणुओं की संख्या जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब हायर मार्क्स की तरफ उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा मार्क्स लेने लग जाएंगे। जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मार्क्स वाले हो जाएंगे, तो इनका भी संख्या बढ़ जाती है। तो ये जो ये अणु है, इन केवल जिनकी ज़्यादा एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी जिनकी इंक्रीज़ हो गई, इन्हीं में केमिकल चेंज आएगा। तो जिनकी एनर्जी हायर है, उच्च ऊर्जा वाले जो मॉलिक्यूल हैं, उन वही रिएक्शन करेंगे। तो इसका जो यूज़ है मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, वो हम जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके स्टडी में हम इसको यूज़ करते हैं कि ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर उनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट आल्सो इंक्रीजेस, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है मैक्सवेल्स बोल्ट्जमान लॉ का, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ है, इसको एक्सपेरिमेंटली भी कुछ एक साइंटिस्ट थे, मेथड्स थे, कई विधियां हैं जिसका प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए। एक है लैम्बर्ट वेलोसिटी मेथड, मतलब उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किस किस वेग से गति कर रहे हैं, वो एक हम जस्ट एक फ्रैक्शन ले सकते हैं, क्योंकि एक फिक्स एनर्जी तो मॉलिक्यूल की रहती नहीं है। एक मॉलिक्यूल किसी वेग से जा रहा है और वो दूसरे से टकरा है तो उसका वेग चेंज हो जाएगा, फिर वो तीसरे से टकराता है उसका वेग फिर चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वेग में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए हम एक एवरेज तो नहीं बता सकते कि इसका पूरे टाइम क्या वेग रहा है, क्योंकि दैट इज़ चेंजेस। तो हम एक इंस्टेंटेनियसली एक क्षण में उनका वेग क्या क्या हो सकता है इस प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं, और इसी को मेज़र करने के लिए लैम्बर्ट ने वेलोसिटी मेथड जो है उन्होंने अपने मेथड से इनकी वेलोसिटीज़ को नोट किया था। दूसरा जो तरीका था दैट इज़ स्टर्न्स मेथड, ये आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, स्टर्न मेथड। और दूसरा था ज़ार्टमैन एंड को मेथड। इन विधियों से इनके वेग का जो है एक फर्नेस से इनको मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करते हैं, पिन होल से उसको गुजारते हैं, स्लिट में से होते हुए, और रोटेटिंग व्हील्स होते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल के बीम पास करते हैं, और एक वेलोसिटी डिटेक्टर या रेडियोमीटर होता है जिसमें ये मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इनको वो डिटेक्ट कर लेता है, उनकी गणना कर लेता है स्लिट में से कितने मॉलिक्यूल आए, और इस तरह से मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो वेलोसिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो कर्व है वो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ जो हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी गैस सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, का संख्या कितनी है जो कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, जो गति कर रहे हैं, उनका नंबर कितना है, या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी किसी भी गैस सैंपल की, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।